हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट पर। ये हम बात कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी सब्जेक्ट डिस्टेंस बीए फर्स्ट ईयर के आदिकालीन काव्य के बारे में। इसका ये तीसरा भाग है इस वीडियो का। इस मतलब हम देखेंगे यूनिट का तीसरा भाग है जिसमें हम चारण काव्य के बारे में बात करेंगे। चारण काव्य में हम जो देखेंगे वो यहाँ पर प्रशंसा की बात की जाती है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देख लिया था कि चारण क्या होता है। यहाँ पर चारण का मतलब दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। दरबारी द्वारा की गई प्रशस्तियाँ ही है। क्या है? प्रशस्तियाँ हैं अपने दरबारी कवि राजा के लिए, अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई जो प्रशंसा है, प्रशस्तियाँ हैं, उसको चारण कहा जाता है। अब इसके अंदर कई भाग होते हैं। चारण के अंदर भी कई भाग कहे गए। 3 भाग इसमें खास लिए गए हैं: वीर गाथात्मक, धार्मिक और श्रृंगारिक। मतलब धार्मिक चीज़ को लिखा गया और वीर गाथात्मक लिखा गया है, तो फिर हम प्रशंसा के बारे में बात हो जाती है। और श्रृंगारिक और क्या है, इस प्रकार 3 प्रकार के काव्य रासो या रास नाम से लिखेगा, इसकी हम बाद में चर्चा करते हैं। रासो काव्य में ले जाते हैं इसको। श्रृंगारिक रचनाओं में संदेह रासक यहाँ पर देखते हैं। पहले हम वीर गाथात्मक रासों की श्रेणी में पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया, हमीर रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो और खुमार रासो आते हैं। जबकि धार्मिक रासों में चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहु, बलि रास और उपदेश रसायन रास आते हैं। श्रृंगार के रासों में कौन कौन से हैं? संदेह रासक और बिसल देव रासो प्रमुख है। इन रचनाओं की उपलब्धि नहीं है। जैसे कि यहाँ परमा ये खुमान है और हमीर रासो है, इनकी कोई उपलब्धता नहीं है आज के समय में। ये कृतियाँ मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखी गई। मतलब जो कवि चारण भाटे जो होती थी, मतलब जो राजाओं के दरबारी कवि थे, जो राजाओं की प्रशस्ति करते थे, तारीफ करते थे, उनको चारण भाट बोलते हैं। उनके द्वारा लिखी गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? इन्होंने लिखी क्यों ये कविताएं, या फिर जो हमने काव्य लिखा, प्रशस्ति क्यों लिखी? इस क्या मतलब था कि राजाओं की प्रशस्ति करना, तारीफ करना और अपनी ज़िंदगी चलानी है इंसान को, तो उसके लिए पैसे तो होती। राजा के पास रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ देता रहेगा उनको। इसी कारण इन कृतियों की कल्पना का बहुमूल्य तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ऐसा ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इनमें क्या है? ऐतिहासिकता का भाव पाया जाता है, क्योंकि हर राजा ने, हर कवि ने अपने जो राजा है उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया, बहुत ज़्यादा शूरवीर ताकतवर दिखाया। और जो सामने जो राजा खड़ा हुआ उसकी लड़ाई चल रही है या फिर कोई और बात भी है, उससे बढ़तर दिखाया, बेहतर दिखाया और उसको कमतर दिखाया अपने राजाओं से। अब यहाँ पर जो बात आती है रासो शब्द की, रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? बहुत सारे इसी बारे में अलग अलग मान्यताएं मानी जाती हैं, विचार हैं इसके बारे में। तो खास का जो प्रयोग मिलता है इसका राजस्थानी और ब्रज भाषा के अंदर देखने को मिलेगा। इसे कुछ प्रायवाची मतलब प्राय शब्द मतलब जिसमें मिलते जुलते शब्द जो माने जाते हैं वो रासक हैं। रास, रासा, रसु, रसायन, रासु आदि नामों से भी पुकारा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इन शब्दों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, क्योंकि एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये एक ही शब्द इसका अलग तरह से इस्तेमाल करता है, फिर उच्चारण इसका अलग अलग है। किंतु नरोत्तम स्वामी की मान्यता है कि वीर रस प्रधान रचना रासो है तथा वीर सरेत्तर रसेत्तर रचना को रास कहा जाता है। और मतलब कहा, जहाँ हम बात कर रहे हैं वीर रस से जुड़े हुए, मतलब वीर रस मतलब यहाँ पर जब हम किसी चीज़ कवि कोई कविता लिखता है तो पढ़ने में मज़ा आता है, तो उसको रस कहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब किसी कविता लिखी जा रही है, पढ़ने वाले को उसकी वीरता पता चल रही है और गाकर या फिर लहरा कर चीज़ सुनाई जाती है, तो वो रस हो जाता है और वो वीर रस हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि हम किसी की वीरता दिखाना चाह रहे हैं इसमें, तो इसको वीर रस कहा जाता है। इसलिए नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर वीर रस प्रधान है, इसलिए ये वीर रस से आता है यहाँ पर। आचार्य राम शुक्ल जो है वो कहते हैं कहाँ से आया? रसायन से इसकी उत्पत्ति हुई है, आचार्य शुक्ल कहते हैं इस बारे में। गौरीशंकर ओजस संस्कृत के रास या रासक से उत्पत्ति मानते हैं। और गारसा दत्तासी, जिनको सबसे पहला थी मतलब साहित्यकार माना जाता है, इसने हिंदी का साहित्य लिखा, हालांकि ये बाहर के इतावली थे ये, तो इन्होंने लिखा, बाकी तो दूसरे माने जाते हैं इसके अलावा, पर ये सबसे पहले थे। इन्होंने कहा कि राजसूय से उत्पत्ति हुई है इसकी। और रामचंद्र वर्मा क्या कहते हैं इस बारे में? ये रहस्य से मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रासक शब्द से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों का तथा रासक पर्याय हैं और वह मिश्रित गह रूपक है, मानते हैं इस बारे में। अब क्या है, हिंदी साहित्य कोश में दो रूप का संकेत किया गया है, मतलब 2 रूप में संकेत किया गया है रासों के बारे में: गीत नृत्य परक और छंद वैद्य परक।
जिसमें कि हम बात करेंगे काव्य विषय को 3 विभाग के अंदर बांटा गया है। और इसके बारे में हम मतलब गीत गाए गए, नृत्य कहे गए, मतलब उस चीज़ के ऊपर लिखा गया और गीत गाया, और जो नृत्य की जो कलियाँ जो नाचने वाली दिखाया जाता है, जो नृत्य कलियाँ दिखाई जाती हैं समय के अंदर, उनको बारे में लिखा गया। इस तरह से जो कहा गया वो ये वाले हैं। और दूसरा जो छंद परक है, जो लोग गाते सुनते थे आपस में, जो सुनाते थे, वो छंद परक होगा यहाँ पर। और हिंदी काव्य जो विषय में बात करते हैं, हम इसको 3 भागों के अंदर बांटते हैं, वीर गाथात्मक रासों और श्रृंगार रासों और फिर धार्मिक या फिर उपदेश मूलक रासों। इसमें से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वीर गाथात्मक रासों के बारे में, बाकी 2 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो हमारा लौकिक साहित्य रह गया है उसको भी चर्चा उसकी हम उसमें करेंगे वीडियो के अंदर। 4 पार्ट हो जाएंगे वीडियो कुल मिला के। वीर गाथात्मक रासों काव्य आदिकाल की सर्व प्रमुख विशेषता वीर रस युक्त काव्य ग्रंथों की रचना है। आदिकाल के जो प्रमुखता मिलती है वो इसी चीज़ की मिलती है कि जो कविताएं लिखी गई हैं, छंद लिखे गए या फिर जो हम गद्य हैं पद हैं जो लिखे गए, उसके अंदर वीर गाथाएं देखने को ज़्यादा मिलेंगी हमें। मतलब राजाओं की प्रशस्तियाँ वगैरह करना बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इसको वीर गाथा काल। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाओं का श्रेय चारण या भाटों को दिया जाता है। चारण भाट मतलब जो राजाओं के यहाँ पर रहते थे कवि, दरबारी कवि थे, जिन्होंने आश्रयदाता और राजाओं की प्रशस्ति में काव्य लिखे, जिन्होंने उनको राजाओं ने रखा अपने यहाँ पर, उनकी उन्होंने तारीफ कर दी। इसको हम शौर्य गाथा या प्रशस्ति कहते हैं। वीर गाथा, शौर्य गाथा, प्रशस्ति, ये सब इस चीज़ के अंदर आती हैं। इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर भी विद्वानों को संदेह है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे रासों हैं जो मिलते नहीं हैं, जिसमें कि परमाल रासो है और हमीर रासों में नहीं मिलता, इसकी कोई उपलब्धता आज के टाइम में नहीं है। प्राकृत पेंगल में उपस्थित 8 छंद के आधार पर ही हमीर रासों को रासो कृति स्वीकार किया गया। प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद मिले हैं हमें जो बताते हैं कि हाँ रासो रहा होगा कभी, मतलब रासो के साथ साहित्य कभी काव्य रहा होगा, मगर कोई इसकी अपनी प्रभुता है नहीं, ये नहीं मिलता। और जो परमाल रासो है इसको जो प्रकाशन का था अलाउद्दीन द्वारा किया गया था, इसलिए जो हम सुनते हैं लोग इसको गाते रहे, आगे चल के ये नाच मतलब गाने की चीज़ बन गई, लोकगीत में लिखा गया था भाषा के अंदर, ये फेमस हो गया और लोगों ने इसको आगे चल के गाया। तो वैसे मिल जाता है मगर कोई लिखित साहित्य नहीं मिलता हमें इसका खास। इन ग्रंथों के कुछ अंशों को प्रमाणिक तथा कुछ को प्रक्षेपित माना गया है। इसके मतलब कुछ प्रमाणिक है, वाकई में ऐसा हुआ था कि यही उसके हैं, और कुछ नहीं है। कुछ प्रमुख रासो ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार जो कि हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो, और बचता ही यहाँ पर हमारे पास, देखते हैं कौन सा है। पृथ्वीराज रासो है पहला, चंद्रबदय द्वारा लिखा गया है ये, और राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। चौहान जो राजाओं में से पृथ्वीराज तृतीय था, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। और इसके पूरी तरह से जीवन के बारे में लिखा गया है, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, युद्ध हुआ, विवाह हुआ, नगर कैसा था, उसका साम्राज्य कैसा था, सब बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। और इसको हम महाकाव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काव्य तरह से लिखा गया है ये, इसलिए। मगर इसके अलग अलग प्रकाशन मिलते हैं और कई भाषाओं के अंदर मिलता है, जो असल है वो नहीं मिलता हमें। चंद्रबरदाई ने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज की प्रशस्ति में यह ग्रंथ लिखा। प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह है इसकी, किंतु यह श्रेष्ठ महाकाव्य है। फिर भी प्रामाणिकता नहीं, फिर भी काफ़ी मतलब श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया जाता है। यह एक चरित काव्य है। चरित काव्य मतलब किसी की बायोग्राफी, एक तरह से हम बोल सकते हैं, मतलब किसी के पूरे जीवन काल के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और जो पूरा जीवन वृत्तांत है वो सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। कवि ने महाकाव्य के नियम का पालन करते हुए शास्त्रीय दृष्टि से इसकी रचना की है, जैसे मंगलचारण, विनय, सज्जन, प्रशंसा रचना का उद्देश्य है आदि। मतलब दिखाना कि जो पृथ्वीराज का चौहान को दिखाया कितना तरीके से बात रहने से रहने वाला इंसान था, उसकी प्रशंसा भी कर दी, और जो उसका स्वभाव था सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। विवाह हो या फिर युद्ध का हो या फिर नर का वर्णन, सब चीज़ें में देखने को हमें मिल जाएंगी। और जो अलंकार हैं उनका भी उपयोग है। और राजस्थानी बोली में लिखा गया है, जिसमें पिंगल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थानी बोली के अंदर पिंगल दो होती हैं, पिंगल एक डिंगल, 2 अलग तरह की भाषाएं होती हैं। ये वस्तुतः इसी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी और भाषा के शब्द सम्मिलित हैं। मतलब बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है इसके अंदर, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य। दिल्ली है, राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश भी था, उसमें मध्य प्रदेश है,
कि जो बाहर से मुसलमान के जो बॉर्डर्स लगते थे, जो सरहदें मिलती थी उनसे, तो मिलना जुलना था ही, चाहे दुश्मन थे पर मतलब मिलना जुलना था, संस्कृति मतलब मिश्रण हो रहा था यहाँ पर, इसीलिए शब्द मिलते हैं देखने के अंदर। मगर कुछ इसको जो साहित्यकार हैं, हमारे विद्वान हैं, वो उसको क्या मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल हैं, हरिश्चंद्र ओझा हैं, डॉक्टर राजकुमार वर्मा हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज के बारे में जो लिखा गया जो ग्रंथ है, असली जो ग्रंथ है वो है विजय, पृथ्वीराज विजय, जो कि तराइन के पहले युद्ध के बारे में लिखा गया है इसके अंदर, जिसको लिखा था जयानक ने। और जो प्रामाणिक मानते हैं वो कहते हैं कि समय के साथ बदलाव आए यहाँ पर, प्राचीन बहुत ज़्यादा, ये हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, तो ये प्राचीन और मध्यकालीन राजाओं में आते हैं। प्राचीन समय से इनका साम्राज्य स्टार्ट होता है और मध्यकाल तक चलता है। तो उस समय लिखा गया था इसको, और अब इतने तो ग्रंथ मिल नहीं पाएगा उस समय का हमें, तो प्राचीन होने की वजह से लोगों ने सुना इस चीज़ को और आगे बताया लोगों को, और सुनते गए लिखते गए, और बहुत सारी भाषाओं में लिखा जा चुका है वैसे इसको। और जो शैली है वो परिवर्तित हो चुकी है, मगर पृथ्वीराज बासु जो है वो प्रामाणिक है, इनका मानना है ये, जिसमें मिश्र बंधु और श्यामदास सुंदर है, श्याम सुंदर दास इसके अंदर आते हैं। और क्योंकि संस्करण अलग अलग ही बता दिया मैंने। परमार रासो, इसकी कोई कृति नहीं मिलती, और ये परमार राजाओं के बारे में है जो कि मालवा के राजा थे। परमार राजाओं में से परमार राजा थे, इनका नाम असल नाम था परमार देव, ठीक है। और इसको लिखा था अल्हा खंड खाया था, क्योंकि अल्हा राजा थे, सामंत थे इनके यहाँ, और बहुत बड़े शूरवीर योद्धा हुए इनके ज़माने के अंदर, और इनके सैन्य कमांडर थे पूरी तरह से। और पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए उनके बारे में लिखा गया, राजा के बारे में, उनके जो कमांडर्स या सेनापति जो थे, इनके सामंत थे, उनके बारे में लिखा गया, इसलिए इसे परमालासु कहा जाता है। और अल्हा खंड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अल्हा उदल के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रशंसा की गई है उनका। और वीर भाव का जितना प्रभावशाली रूप इस कृति में दृष्टिगत होता है उतना अन्य में नहीं है। मतलब जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर वीर भाव का, कि कितनी ताकत दिखाई, क्योंकि अल्हा उदल बहुत बड़े ताकतवर शूरवीर माने जाते हैं प्राचीन समय के, मतलब मध्यकाल के। और ये जो ग्रंथ है ये 36 खंड में विभक्त है, मतलब बटा हुआ है। छंदों का व्यापक प्रयोग होता है इसमें, और गयता के कारण इसे लोक भाषा के लोक गाथा की शैली में रखा जाता है, मतलब लोग गाते हैं इसको। भाषा इसकी ब्रज है। चार्ल इलियाड ने कहा इसको अलाखंड के रूप में मतलब दिखाया है, इसलिए हम इसको अलाखंड भी बोलते हैं, मगर प्रमाणिकता नहीं है इसकी, क्योंकि ये मिलता भी नहीं है हमें कहीं पर। अब यहाँ पर है खुमान रासो, कुछ कृतियाँ मिलती हैं, ऐसी कुछ नहीं। और ये जो खुमान रासो है या फिर खुमाण रासो बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल नहीं मिलता। और जो राजस्थान के राजा थे बप्पन रावल से लेकर राजा राज सिंह, यह इनके बारे में लिखा गया, इनके बारे में लिखा गया है। और जिसको लिखा है वो दलपति विजय हैं, लिखने वाले इसको दलपति विजय हैं। और मेवा के जो राजा हैं उनके बारे में लिखा गया, बप्पा रावल से लेकर राजा सिंह तक, पूरी जो ख़ानदानी हिस्ट्री है पूरी लिखी गई है इसके अंदर। और काल्पनिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, अलौकिकता पाई जाती है। मतलब राजा ने जो कविता उसने रचना जो रचना कहा था इसका, उसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि कल्पना करी कि राजा ऐसा है, ताकतवर है, और राजा को शक्तियाँ दिखाने की नहीं है, उसने ऐसा इस्तेमाल इसका करा। और डिंगल भाषा का इस्तेमाल किया गया, मतलब ये लिखा गया है राजस्थानी भाषा के अंदर। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ग्रंथ कुमार की वंश परंपरा का वर्णन करने से ये देशे से लिखा गया, बाद में इसको प्रशक्तिप्त अंश जुड़ते चले गए। मतलब कुछ जो हम कहते हैं कि जो वंश था उसके बारे में लिखा, जो परंपराएं थी उसके बारे में लिख दिया इसके अंदर। बाद में क्या हुआ, समय समय पर जो दूसरा लिखने का मतलब राइटर्स थे उन्होंने जोड़ दिया इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा अप्रमाणिक हो जाते हैं यहाँ पर ये। अगला जो आएगा वो है हमीर रासो। और हमीर रासो कोई में प्रमाणिकता नहीं मिलती, कोई इसके रचना की जो स्रोत हैं वो उपलब्ध नहीं है, ये रचना उपलब्ध नहीं है। और कवि कौन है, शार्गधार लिखा गया है इसको, और इसके बारे में कोई हमें मिलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा चर्चा के बारे में नहीं होती। मगर कुछ इसके ऐसा है कि किसी ने चर्चा ने लिखा होगा, किसने लिखा कोई पक्का नहीं है, मगर बात होता है कि शांगधर ने लिखा इस बारे में। और इसको केवल 8 पद्य प्राकृतिक पेंगल में लिखा गया था इसको। अगला जो आएगा वो है विजयपाल रासो। इस कृति का रचयिता नलहर सिंह है। ये एक चरित्र काव्य है जिसके नायक विजयपाल हैं।
विजयपाल बंगाल के राजाओं में से थे और नरहर सिंह ने इनके बारे में लिखा है। इनके कवि थे और ये 42 छंद इसके प्राप्त हुए हैं। अभी कितना बड़ा था कोई प्रामाणिकता नहीं है और भाषा इसकी ब्रज है यहाँ पर। अब जो रचयिता है बता तो दिया है, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं संदेह है कि यही इनके रचयिता थे या फिर नहीं। इसमें क्या किया गया था, विजयपाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा काव्य माना जाता है इसको। तो यहाँ पर ये हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचा हुआ जो हमारा बचा हुआ है अध्याय बचा हुआ है, मतलब यूनिट बची हुई आखिरी श्रृंगार रासो हो चाहे वो अलौकिक रास्य हो यहाँ पर, और जो अलौकिक साहित्य है वो सब हम अपनी आखिरी वीडियो के अंदर इस यूनिट की डिस्कस कर लेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।